अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सईद अली एकेडमी। मैं आप लोगों की न्यू बायोलॉजी टीचर मिस आमना। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स, आपका हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इसने आपको बताया था, एक अक्लमंद गेस को कहते हैं, एक समझदार अंदाजे को कहा जाता है हाइपोथेसिस। कि उस अंदाजे के ऊपर हम बेस्ड कर सकते हैं कि इसी हाइपोथेसिस की थ्योरी के ऊपर ये सब बेस कर रहा है, यानी यही सब कुछ हुआ था तो फिर एक इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है, या यही सब कुछ हुआ था तो फिर ये डिजीज कॉज हुई है। तो हमारे पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस जो है एक इंटेलिजेंट गेस होती है जो एक साइंटिस्ट बनाता है, वो भी एक स्टेटमेंट की सूरत में। जो एक स्टेटमेंट की सूरत में एक अपनी गेस बनाता है कि जैसे कि अगर प्लाज्मोडियम ही था मलेरिया को कॉज करने वाला, तो सारे जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके पास प्लाज्मोडियम होना चाहिए उनके ब्लड में। और जो मलेरिया से फ्री पेशेंट है, यानी जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए एक हाइपोथेसिस लगाया, वो भी एक स्टेटमेंट के साथ उसने लगाया। फर्स्ट उसने ऑब्जर्वेशन की कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नॉर्मल ब्लड में नहीं पाई जाती। तो उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल एग्जामिन किया तो उसके अंदर उसको एक स्मॉल क्रिएचर दिखा। उसने उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। फिर उसका हाइपोथेसिस ये था कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उसके अंदर जो मलेरिया कॉज हो रहा है और उसकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है वो इसकी बेस पे हो रही है। इसकी यानी किसकी बेस पे? प्लाज्मोडियम की बेस पे कॉज हो रही है। प्लाज्मोडियम में वो छोटा क्रिएचर है जो ब्लड के अंदर हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से हमें हाई फीवर हो रहा है और हम लोगों को मलेरिया फील हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की हाइपोथेसिस उसने एक स्टेटमेंट के साथ दी कि देखें कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम है। हमें ज़रूर इस चीज़ की एक एक्सपेरिमेंट कर लेनी चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि वाकई इसके पीछे प्लाज्मोडियम ही है या मेरा अंदाज़ा गलत है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया है, वो है रीजनिंग। मतलब पहले हम हाइपोथेसिस लगाएंगे, देन हमारे पास आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में है बायोलॉजिस्ट collect information about problem and formulate the hypothesis by using the reasoning process, i.e. inductive reasoning and deductive reasoning। अब बायोलॉजिस्ट जो है, बायोलॉजिस्ट वैसे वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, बॉटनियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनकी अलग अलग फील्ड है। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ दिस डिजीज। तो इस डिजीज में हमें पता चला है कि पहले हमने हाइपोथेसिस लगाया, अब हमारे पास एक चीज़ आई है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या हो सकता है? इंडक्टिव रीजनिंग भी होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग भी हो सकती है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बताया कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक कलेक्शन ऑफ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो हाइपोथेसिस की है वो ठीक भी है, हम उस हाइपोथेसिस के बेस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट किस तरीके का होगा, उसकी रीजनिंग इंडक्टिव होगी, डिडक्टिव होगी। तो ये सब कुछ रीजनिंग के एनालिसिस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग वो होता है कि जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। स्पेसिफिक यानी कोई एक चीज़ किसी के अंदर कॉमन है, स्पेसिफिक है, और वो जनरल की तरफ कैसे जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि शार्क इज अ फिश, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। यानी शार्क एक मछली है, सारी मछलियों के अंदर स्कल्स होते हैं, और जो शार्क के अलावा जो बाकी मछलियाँ भी होंगी उसके अंदर भी स्कल्स होंगे। तो देयरफॉर एवरी फिश हैव अ स्कल। मतलब अगर मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम है, मैं आपको उससे अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है तो सारे ही पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ना। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल के अंदर जो कैरेक्टर है वो स्पेसिफिक ईच एंड एवरी के अंदर होना चाहिए। अब ये होता है कि इफ देन स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है, अगर के ऊपर। मतलब अगर मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम हुआ तो मतलब प्लाज्मोडियम ही कोज करा, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ और होगा, तो फिर हम कोई और हाइपोथेसिस कर लेंगे। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, if plasmodium cause of malaria, then all the malaria patients should have plasmodium in their blood as shown in the figure of 2.3। तो स्टूडेंट्स, ये है 2.3 की जो हमारी बुक के अंदर पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर को मैंने जूम करके खोला है। तो स्टूडेंट, ये है 2.3 की पिक्चर्स, और इसके अंदर ये जो एक छोटा सा हम पर्पल कलर का एक ही क्रिएचर देख रहे हैं, दिस वन, इसे हम कह सकते हैं ये ही प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम है और वो पीछे हमारे ब्लड के सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है हमारे सारे, और ये इसके अंदर ये जो है ना
ये जो है हमारे ब्लड सेल्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये ही ज़रूर प्लाज्मोडियम है। तो यही है प्लाज्मोडियम है, पीछे हमारे ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन ऑब्जर्व्ड देन अ हाइपोथेसिस इज सजेस्ट द नेक्स्ट स्टेप इज टू साइंटिफिक मेथड टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। मतलब कि जब हम लोग हाइपोथेसिस कर लेते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर हम लोग उसके इंडक्टिव और डिडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। यानी एक पार्ट जो उसकी हामियत में होगा या उसके जो साथ होगा, और एक पार्ट वो होगा जो अगर के ऊपर बेस करता है कि अगर ऐसा होगा तो ही ये थ्योरी बन सकती है, अगर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास इस थ्योरी को सही प्रेजेंट करने के लिए, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें जो स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है, वो स्टेप हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट का स्टेप। तो एक्सपेरिमेंट का स्टेप जो होता है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डिज़ाइन किया हुआ एक्सपेरिमेंट होता है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ना स्टूडेंट्स, वो दो ग्रुप्स के अंदर परफॉर्म किया है। दो ग्रुप्स कौन से हैं? एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। तो जो प्लाज्मोडियम वाला और जो प्लाज्मोडियम को फाइंड आउट करने वाला ग्रुप था कि हाँ कि मलेरिया पेशेंट्स के अंदर ही प्लाज्मोडियम होता है और हेल्दी पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता, तो इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने दो ग्रुप बनाए थे, और उन दो ग्रुप में 100 पेशेंट जो थे मलेरिया के थे और 100 जो ऐसे लोग थे जो हेल्दी पीपल थे जिनको कोई मसला नहीं था। तो उन लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए। अब 100 जो मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स थे वो एक दूसरी साइंटिस्ट की टीम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उन्होंने मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को स्टडी की, और जो कंट्रोल ग्रुप है उन लोगों ने हेल्दी पेशेंट्स को की। अब जो सिक लोग थे, ठीक है, ठीक है, सिक लोगों के ब्लड के अंदर जो था, मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड के अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। जो प्लाज्मोडियम था वो उनके ब्लड में प्रेजेंट था, और जो सही हेल्दी पीपल थे, जो खुश लोग थे, उन खुश लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मौजूद थी। वो लोग खुश थे, उनके ब्लड के अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं थी। तो अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया, हमें पता चल गया कि 100 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स के अंदर जो मलेरिया से बीमार थे उन बेचारों के अंदर तो प्लाज्मोडियम था, पर जो हेल्दी लोग थे, जो खुश लोग थे, उनके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो हैंस प्रूफ कि प्लाज्मोडियम ही जो है वो है मलेरिया का डिजीज़, या जो कोज करने वाला कोई जानदार है, या हम वायरस कह सकते हैं इसे, जो कोज करने वाली जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, वो प्लाज्मोडियम ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक रिजल्ट का। अब रिजल्ट स्टूडेंट्स वो बेस होता है एक्सपेरिमेंट का जिसके अंदर हमें सब कुछ कलेक्ट करना होता है। हमें कलेक्ट करना होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करनी होती है, हमें अपना एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करना होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कलेक्ट करनी होती है, और इन सब चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है कि हमने हाइपोथेसिस ये लगाया था, हाइपोथेसिस की हमने ये स्टेटमेंट भी रखी थी, फिर हम लोगों को अगर ये भी था और उसके हामी में भी था, कुछ उसके हामी में था, कुछ उसके खिलाफ भी जा रहा था, तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग मिलकर फिर हम लोगों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हुआ कि जो मलेरिया पेशेंट्स है, मलेरिया पेशेंट्स के अंदर ही प्लाज्मोडियम है, वरना प्लाज्मोडियम हेल्दी पेशेंट्स के अंदर नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास रिजल्ट के इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के अंदर, डेट इंक्लूड डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने डेटा बनाया था वो सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये रिजल्ट वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस, मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसने हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया है कि हाँ हमारा हाइपोथेसिस सही था। और फिर हमारे पास केस भी आ गया है कि जो मलेरिया के पेशेंट है उन बेचारों के अंदर तो प्लाज्मोडियम है। तो अब हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम। अब कल कंक्लूजन हम बनाएंगे। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन हम यही रखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है वही कॉज कर रहा है मलेरिया। मतलब जो रिजल्ट होगा ना, है ना, रिजल्ट के अंदर हम एनालिसिस करके कोई एक आंसर निकालेंगे, और जो आंसर होगा उसे हम कंक्लूजन का नाम दे देंगे। तो यहाँ तक सब कुछ आसान होगा। आई होप आपको मेरी समझाने से समझ आ गया होगा कि यहाँ तक क्या लिखा था। तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने वाला ये प्लाज्मोडियम है, जिस प्लाज्मोडियम ने बेचारों की इतनी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। पेशेंट्स बेचारे बीमार हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं प्लाज्मोडियम की वजह से, और मलेरिया कॉज हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो लेक्चर दिया वो आप लोगों को समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ गो एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी।